सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग साइटिका जो बीमारी है जिसको हम गृद्धस्वाद बोलते हैं उसके बारे में एनालिसिस करते हैं और उसके बारे में आप लोग के भी जो अनुभव है वह हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आप लोग भी जरूर इस पे अपना अपना जो विचार है, अपना जो आप लोग का अनुभव है। सबसे मेन क्या होता है? अनुभव। अनुभव जन्यम ज्ञान स्मृति। तो जो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे सब चीजें शेयर किया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आप लोग अपने अपने अनुभव जरूर यहाँ पे शेयर किया करिए, जिससे जो नए लोग हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं यहाँ पे अपने आप को स्पॉटलाइट करता हूँ। हाँ, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी हम साइटिका बीमारी जो है इस पे हम लोग बात करेंगे। मैं थोड़ा मॉडर्न व्यू बताऊंगा, फिर मैं आयुर्वेद का व्यू भी बताऊंगा। तो साइटिका नाम की जो बीमारी है जिसमें गृद्धस्वाद, गीदड़ की तरह इंसान चलने लगता है, लंगड़ लंगड़ के चलने लगता है। अच्छा, किसी ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है। तो इसमें क्या होता है कि नर्व पेन होता है, और साइटिक नर्व जो रहता है ना वो कहीं कॉम्प्रेस होता है या उसमें इरिटेशन होता है। उसके वजह से बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। और कभी कभी साइटिका की बीमारी जो होती है वह इंजुरी की वजह से होती है, या साइटिक नर्व जो है वो L4 L5 के बीच में कॉम्प्रेस होती है, उसके वजह से होती है। या फिर और इसमें साइटिका में क्या होता है कि लोअर बैक पेन शुरू होता है, कमर के नीचे से पेन शुरू होता है, और वह बटक से नीचे जाके एक पैर के पूरा नीचे तक एक नर्व पूरी दुखती रहती है। और यह कभी कभी क्या होता है कि कुछ पीछे की तरफ से नी जॉइंट में जाती है, पीछे की तरफ से एक अलग डायरेक्शन से जाती है। वो आप लोग अनुभव से आप लोग को पता होगा। और कभी कभी मसल्स में वीकनेस आने लगता है। इस तरह का ये साइटिका नाम की बीमारी होती है। इंसान को चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो वो लंगड़ के चलता है, और उसको पेन किलर के अलावा एलोपैथी में कोई है ही नहीं इलाज, तो बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो साइटिका जब होता है, जब साइटिक नर्व पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रेशन हो रहा है, इंजुरी हो रहा है, या नर्व का इरिटेशन हो रहा है, तो वो नर्व में जो पेन रिसेप्टर्स रहते हैं वो जागृत हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पेन होता है।
तो यह साइटिक नर्व जो रहती है वो स्पाइन से शुरू होती है। आप लोगों को ये एनाटॉमी पता होगा कि L3 L4 L5, इसके बीच में जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो जो बीच से निकलती हैं, वहां से ही साइटिक नर्व निकलती है। तो यह दोनों साइड से निकलती है, लेफ्ट और राइट, और ये पैर के नीचे तक जाती है। ये हमारे जो पैर उठाना मोड़ना, इन सब का ये नर्व कंडक्शन पूरा कंट्रोल करती है। मेन कंट्रोल कौन करता है? तो ब्रेन करता है। लेकिन वो साइटिक नर्व का यही फंक्शन है कि पैर को हिलाना है, उठाना है, और चलना है, बैठना है। तो साइटिक नर्व मेन नर्व रहती है, वो काम करती है। तो ये मसल्स के पीछे से नी जॉइंट जो रहता है अपना, जो जानु संधि रहता है घुटने, उसके पीछे से ये जाती है और फिर नीचे की तरफ जाती है। तो ये क्या करती है? सेंसेशन देती है थाइस के रीजन का, लो लेग के नीचे के भाग का, और सोल जो रहता है हमारा, जो तलवा होता है, उसका भी सेंसेशन ब्रेन तक देती है। डायरेक्ट ब्रेन तक नहीं देती है, लोअर मोटर न्यूरॉन जो रहते हैं वहां तक वो देती है, फिर वहां से वो ब्रेन तक सिग्नल जाता है। अगर किसी को ठंडा पानी में जाना है तो पैर में ठंडक लग रही है, आप लोगों को याद होगा कि पहले के जमाने में वैष्णो देवी का जो मंदिर था वो गुफा में होता था। सिंह द्वार होता था, मतलब जो द्वार होता था वहां पे शेर का ऐसे रहता था। और जब लोग जाते थे तो जैसे ही नीचे डालेंगे गुफा में, वहां पे ठंडा पानी बहता था। तो हम लोग बचपन में जाते थे ना वैष्णो देवी के मंदिर में, इतनी ठंडक लगती थी ना। तो वो सब सिग्नल जो है ब्रेन तक कि ठंडा पानी है, या फिर पहाड़ पे चल रहे हैं बिना चप्पल के चल रहे हैं तो ऐसा है, मतलब खुरदुरा जमीन है, या फिर घास पे चल रहे हैं तो सॉफ्ट जमीन है, दुर्वा के खेत में चल रहे हैं तो सॉफ्ट है। ये सब सेंसेशन जो रहता है वो ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? तो साइटिक नर्व ही उसका एक कंडक्शन होता है ना। और ये पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर भी आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर भी आता है। सिग्नल जो रहते हैं उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या रहता है कि वो हमें बचाता है। जैसे हम दौड़ रहे हैं और अगर हम गिर गए तो वो प्रोटेक्शन करता है, ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि हमें बचना है। गर्मी लग रही है तो वो हमें बचाता है, या फिर हमें फाइट करने के लिए वो जो उत्तेजना देता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो काम कर ही रहा है, वो हमें नॉर्मल पेन का सेंसेशन वगैरह सब तो मिल ही रहा है, सिग्नल मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो शांत जब रहता है तब वो जागृत होता है, जैसे डाइजेशन वगैरह हो रहा है तब पैरासिम्पैथेटिक नर्व काम करता है। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी साइटिका पे बात करते हैं। तो साइटिका क्यों होता है? साइटिका ये हो सकता है कि स्लिप डिस्क हो गया, मतलब वर्टिब्रा जो है ना आगे पीछे स्लिप हो गया, या डिस्क में हर्निएशन हुआ, कुछ भाग है ना बाहर की तरफ निकल गया, उसको हर्निएशन बोलते हैं, डिस्क का हर्निएशन। उसके वजह से क्या होता है? स्लिप डिस्क हो गया तो वो ना नर्व जो बीच से जा रही है, ये जैसे ऐसे सोचिए कि ऊपर नीचे है, इसके साइड में पिस रहा है वो नर्व साइड से, दोनों साइड से। या डिस्क हर्निया हो गया डिस्क का, वो भी अस्थि तत्व जो है वो ज्यादा बढ़ गया है तो नर्व को कंप्रेस कर रहा है, ये हो सकता है। या डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज होता है, मतलब जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसमें डीजनरेशन हो गया, रुक्षता आ गई, वहां का जो श्लेष्मल कला है वह कम हो गया, स्नेह है वो कम हो गया। तो उसकी वजह से भी हड्डियां टकराती हैं, वर्टिब्रस टकराते हैं और नर्व कंप्रेस हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो जाता है, उसके वजह से भी साइटिका का प्रॉब्लम होता है। या पेल्विक इंजुरी हो गया, किसी ने बहुत जोर से मारा, या बहुत सारे ऐसे मेरे पास पेशेंट है कि जब राम मंदिर, मतलब जो मेरे पास पेशेंट है वो मैं बता रहा हूँ, जब राम मंदिर का आंदोलन हो रहा था तो कार सेवक लोग बहुत गए थे अयोध्या में। तो वहां पे मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, लाठी चार्ज हुआ था बहुत सारे लोगों पे, हिंदुओं पे लाठी चार्ज हुआ था, गोली भी चली थी। तो बहुत सारे लोगों को, मतलब जो मेरे पास पेशेंट है वो बोलते हैं कि उनको लाठियां पड़ी थी बहुत ज्यादा, दंगे हो रहे थे हिंदू मुस्लिम के। तो उसमें जब लाठी पड़ा ना तो पेल्विक रीजन बटक पे जोर जोर से लाठी पड़ा था, और उसके बाद से फिर उनको साइटिका का प्रॉब्लम शुरू हो गया। या कभी कभी फ्रैक्चर अगर हो जाता है इंजरी होने की वजह से, वहां की जो वर्टिब्रास है उसमें इंजरी हो गया तो उसकी वजह से साइटिका का प्रॉब्लम होता है। या कोई ज्यादा वजन उठा के चल रहा है उसकी वजह से होता है। या बहुत बैठे रहने का काम है और घी और तेल नहीं खा रहे हैं, रुक्षता बढ़ गई है, उसकी वजह से हो सकता है। या मतलब इंजुरी, अभिघात, ये भी कारण होता है। और मेरे पास ऐसे पेशेंट है साइटिका के जो आए, वो मैं बता रहा हूँ कि पहले हमारे पुणे सिटी में गड्ढे ज्यादा थे, रोड कम था, हर जगह पे गड्ढे ही गड्ढे।
बाद में मोदी जी ने जब कमान संभाली, तो उन्होंने तो स्मार्ट सिटी बनाया, तो पूरे रोड को कंक्रीट कर दिया गया। वाजपेयी जी की भी जब गवर्नमेंट आई थी ना, तो बड़े बड़े हाईवे और रोड बनने लगे थे, लेकिन मोदी जी ने गड्ढों को तो अच्छा किया है। मतलब सिटी में स्मार्ट सिटी बनाना, तो गड्ढे, लेकिन जो लोग ना ट्रैवलिंग करके जाते थे, तो गड्ढों में जर्क लगता था बार बार, तो वो लोगों को साइटिका का प्रॉब्लम होता था। कंटिन्यू ऐसे झटके लग लगना, बस से जा रहे हैं और साइटिका का प्रॉब्लम शुरू हो गया। जो लोग लॉन्ग ट्रेवल करते थे, ये मतलब पेल्विक में इंजरी होना, पेल्विक रीजन में या पूरा लोअर बैक में, या ट्यूमर्स होना, या इन्फेक्शन होना, इन्फेक्शन का होना लंबर स्पाइन में। और बहुत सारे पेशेंट जो रहते हैं, जो माताएं बहनें सर्जरी कराती हैं, जैसे कि लंबर एरिया में जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वो जो इंजेक्शन लगता है ना बहुत बड़ा, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया कब देते हैं, जब सीजरियन करना होता है या कोई सर्जरी करना होता है, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। तो वो होने के बाद ना साइटिका का प्रॉब्लम शुरू हो गया। ऐसा बहुत बार देखने को आता है। इसी तरह से एक पायरिफॉर्मस फॉर्मिस सिंड्रोम करके रहता है, जिसमें पायरिफॉर्मिस मसल होता है वो नैरो हो जाता है, और उसके वजह से साइटिक नर्व जो है वो कंप्रेस होती है, और उसके वजह से ये साइटिका का प्रॉब्लम हो जाता है। ये मॉडर्न डायग्नोसिस है। और इसी से रिलेटेड और भी वैद्य लोग, डॉक्टर लोग बताएंगे कि उनको क्या हेतु मिला साइटिका का। चलिए, डॉक्टर कंचन मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? साइटिका के पेशेंट आपने देखे हैं और उनका हेतु आपने देखा है? जी सर, बिल्कुल मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे इसके तो, क्योंकि ये बिल्कुल इतना कॉमन बीमारी है कि वो दिखता ही है सर हमें। ओल्ड एज में भी दिखता है, यंग एज में भी दिखता है, और बहुत पेशेंट मिलते हैं। मैंने तो एक छोटी बच्ची को भी देखा है जिसे वहां पे ट्यूमर हो गया था, मतलब न्यूरोफाइब्रोमा हो गया था L4 and L5 में। तो उसे भी वो साइटिका वाला पेन स्टार्ट हो गया था, और साइटिका का पेन स्टार्ट होने की वजह से फिर MRI निकाला गया उसका, तो फिर उसमें पता चला कि वो न्यूरोफाइब्रोमा है करके। तो मैंने यंग पेशेंट में मोस्टली देखा है कि एक तो सीटिंग प्रॉपर नहीं होता है, सीटिंग पोस्चर, या फिर बहुत देर तक चेयर पर बैठने का उनका काम होता है, या फिर लैपटॉप देख रहे हैं। तो बहुत ज्यादा लैपटॉप देखने की वजह से जैसे सर्वाइकल वर्टेब्राज में प्रॉब्लम आती है, तो बैठ बैठ के फिर लंबर वर्टेब्राज में भी प्रॉब्लम आती है। बहुत वजन उठाने की हिस्ट्री रहते हैं, जैसे सिलेंडर वगैरह उठाने वाले लोग रहते हैं, या लोड गाड़ी खींचने वाले लोग रहते हैं, या फिर कभी कभी तो जैसे एकदम नॉर्मल पर्सन है कि जो घर में भी काम करते करते कभी कभी हमारी जो ट्रंक होती है, मतलब कि जहाँ जिसमें सामान वगैरह लेके जाते हैं, तो वो भी उठाते हैं। बहुत मतलब बहुत सामान भरा रहता है उसमें, और वो उठाते हैं। या कभी कभी रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के लिए बहुत सारा सामान, मतलब आजकल फॉरेन कंट्री में जाना है तो मतलब उसमें लिमिटेशन रहता है वो सामान का, पर 3-3 4-4 बैग उसको कहीं से यहाँ पे वहां पे लेके जाना है। मतलब वो सब करते समय भी बहुत यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आपने सही कहा कि स्टेनोसिस, स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस में भी मिलता है, स्लिप डिस्क हुई तो भी मिलता है, डिजनरेशन अगर हो पेशेंट में तो भी मिलता है। तो ये मैंने इसमें ये भी देखा है कि वायु के साथ कफ दोष तो होता है, बहुत बार पित्त दोष भी मिलता है, मतलब अनुबंध पित्त का भी रहता है। पर बहुत बार पेशेंट जैसे कि पेन की कंप्लेंट, तो सीवियर पेन की कंप्लेंट करता है, पर बर्निंग सेंसेशन भी बोलता है। तो यहाँ पे उस हिसाब से ही हमें ट्रीट करना पड़ता है। बहुत सारे पेशेंट रहते ऐसे होते हैं कि यूरिन कंट्रोल भी नहीं रहता है उनको, यूरिन हो रहा है या नहीं हो रहा है उनको समझता नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे दिखने में आते हैं कि उनको यूरिन करते समय बहुत पेन हो रहा है, यूरिन पास आउट ही नहीं हो रहा है, एकदम ड्रिबलिंग, स्लो यूरिन पास कर रहे हैं, पुअर फ्लो है एकदम। ऐसे भी पेशेंट मिलते हैं। और यहाँ इसमें मैंने मोस्टली देखा है कि महिलाएं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। ऐसे नहीं है कि फीमेल पेशेंट ही है, पर मेल पेशेंट भी हमें दिखते ही है। पर फीमेल में मोस्टली कि बहुत ज्यादा घर में इधर उधर काम करना, और बहुत बार सीजर हुआ रहता है पेशेंट में, और बहुत सारा वजन उठाने की हिस्ट्री रहती है, जैसे बकेट से पानी भरना वगैरह। या फिर बहुत बार ऐसे होता है कि 3-3 4-4 डिलीवरी होने के बाद, जैसे कि एक बॉडी में जो धातु क्षय है, अस्थि क्षय है, तो वो होने की वजह से भी उनमें दिखता है। बहुत बार ऐसे भी देखा मैंने कि मतलब पेशेंट एकदम सब चीजें नॉर्मल तरीके से कर रहा है, फिर भी उसे तो वो डिजेनरेटिव साइड में मिलता है। मतलब कि एज
पेशेंट की कैसी है वो भी हमें देखना है। एक आधी बार 60-70 एज का पेशेंट आया और वो बोलता है कि कोई वेट लिफ्टिंग की हिस्ट्री नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, तो हमें डिजेनरेटिव करके ही सोच के फिर उसको वैसे ही ट्रीट करना पड़ता है। बहुत बार मैं तो बोलूंगी इसे, मैंने तो जितने भी पेशेंट ठीक है डिजेनरेटिव वाले में भी मुझे काफी रिजल्ट अच्छे मिले हैं। मतलब मैं पूरे उनको ठीक 100% नहीं बोलूंगी, पर मैंने उसका जो पेन है काफी हद तक कम किया, मतलब कि 90%, 95%। पर जो यंगस्टर्स होते हैं जो इस टाइप की, बाकी मैंने जैसे अभी ही लक्षण बताया उस टाइप के कंप्लेंट्स होते हैं, तो मैंने वो भी 99%, 100% ठीक होते हुए देखे हैं। हमारा आयुर्वेद इस पर बहुत अच्छे से काम करता है। एलोपैथ के पास जाने के बाद तो हर बार इसके लिए सर्जरी बोला जाता है। सर्जरी के सिवाय वो बस प्रेगाबेलिन या फिर कुछ नर्व्स के लिए कुछ मेडिसिन दे देते हैं, या फिर B12 दे देते हैं, या फिर फॉलिक एसिड चालू कर देते हैं। पर उसमें इतना पेशेंट को रिजल्ट नहीं आता है, सुला के रख देते हैं बहुत बार तो 1-1, 1.5 महीना। फिर भी पेशेंट में पेन रहता है, टिंगलिंग रहता है, मतलब सुन हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट ना चप्पल पहन के भी उनको लगता ही नहीं है कि हमने चप्पल पहनी है, या फिर कभी कभी चप्पल निकल जाती है उनके पैर से, ऐसी भी तकलीफें दिखती है सर। जी सर। जी बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, वीना मैम, शशि मैडम, महेंद्र सर, वर्षा मैडम, दीप्ति मैडम, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? हाँ महेंद्र सर कृपया बताइए सर। हाँ सर, कारण वैसे सब बता दिए, लेकिन अपन इसको तीन चार तरह से विभाग कर सकते हैं, जैसे आहार के, विहार के और मानसिक और संग में अन्य। तो आहार में तो रूप आहार, विहार और इस तरह की आ जाएगा। विहार में अपन जैसे पोजीशन से बैठना है, या फिर खुरदरे में चलना है, या फिर जैसे सवारी करना है, जैसे आप बता रहे थे गड्ढे वगैरह की, वो आ जाएगा। टेढ़े मेढ़े होके बैठना चलना। और मानसिक कारण का, मानसिक की जो तनाव वगैरह है या डिप्रेशन में, उसका भी इसका बहुत फर्क पड़ता है। चौथे नंबर पे जैसे ये जो इंजेक्ट वगैरह करते हैं डिलीवरी में, उससे भी है। और लेडीज जो आजकल जो खाना बनाती हैं खड़े होके, करीबन जो लंबा काम करना पड़ता है, कई औरतों को घंटा घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा खड़ी रहती हैं, तो उससे भी इसके इस पे बहुत असर पड़ता है। और भी इसमें अन्य अन्य कारण में यही कारण आ सकते हैं। साथ में अपन का जो रूप आहार विहार वो सारा आएगा, तो इस तरह से इसको अपन डिवाइडेशन कर सकते हैं इसको कारणों में, अलग अलग हिसाब से सर। जी बहुत अच्छा बताया सर आपने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? नहीं तो आप लोग सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको सुनिए, और आपको क्या पेशेंट का याद आ रहा है आप लोग जरूर यहाँ पे शेयर करिए। साइटिका का जो पेन होता है उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि साइटिका जब हो रही है तो क्या क्या तकलीफें बढ़ जाती है, तभी उसको डायग्नोसिस करना चाहिए। मतलब कोई भी पेशेंट आया कमर दर्द का है तो वो साइटिका है कि नहीं है, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है। हम MRI से, CT स्कैन से, एक्सरे से, पेट स्कैन से हम पता लगाएंगे, वो ठीक है, लेकिन हमारा डायग्नोसिस भी होना चाहिए कि साइटिका का पेन है कि नहीं है। तो साइटिका का पेन जो रहता है ना वो अलग अलग तरह का रहता है। कभी कभी क्या होता है कि चींटियां काट रही हैं, झंझनाहट हो रही है, जिसको हम टिंगलिंग बोलते हैं, वो शुरुआत होने लगती है। और जब ठंडी में लोग, पहले के जमाने में मिट्टी के घर होते थे तो लोग ना ऐसे चलते थे तो गोबर से लिपा हुआ रहता था, ठंडक डायरेक्ट नहीं जाती थी। आज का जमाना है कि टाइल्स का जमाना है, तो टाइल्स में ठंडक रहती है। अभी ठंडियों में लोग बिना सॉक्स के अगर घूम रहे हैं और ठंडी है, तो वो वायु जा रहा है, पूरा पैरों से वायु जा रहा है, और यह विहारात्मक जो वायु है उसका प्रकोप हो रहा है। उसी तरह से कभी कभी हल्का दर्द होता है, कभी कभी ज्यादा दर्द होने लगता है, कभी कभी बर्न, पित्त का अनुबंध है तो जलन होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। कभी कभी तो साइटिका का पेन बहुत ज्यादा होता है, मतलब सो के उठने में बहुत जोर से ऐसे लगता है चमक आ गया, चिलिक मार दिया, मतलब कुछ स्पाजम हो गया, उस तरह से दर्द होने लगता है। और इंसान चल नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है। और पहले के जमाने में तो लोग खेत में जाते थे, ऐसे मतलब वॉशरूम के लिए बाहर जाते थे, तो उतना वॉकिंग होता था। आज के जमाने में वॉकिंग वॉकिंग कुछ नहीं होता है, लोग बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं। जो भी काम करना है गाड़ी से उठाए, 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर से जाके काम करते हैं, उतना फिजिकल वर्क नहीं है। और अचानक कभी ये नर्व जो है कॉम्प्रेस हो गया तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर बाद में ट्रेंड आया कि इंडियन टॉयलेट, तो इंडियन टॉयलेट वालों को साइटिका का प्रॉब्लम ज्यादातर नहीं होता है। लेकिन जब इंग्लिश टॉयलेट आ गया तो लोग का पैर मोड़ना वो बंदी हो गया, कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, गैस का प्रॉब्लम रहने लगा, फिजिकल वर्क नहीं है। तो इंग्लिश टॉयलेट जब इंडिया में आया तो उससे ये ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया है। सबको हो रहा है ऐसा नहीं, लेकिन ये ज्यादातर हो रहा है।
तो ये सब भी कारण है कि विहारात्मक चेंजेस जो आए हैं। और फिर लोग क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, अगर जो लोग जाते हैं जिम में बहुत ज्यादा वजन उठा लेते हैं, उनको भी साइटिका का प्रॉब्लम कभी कभी होता है, अगर ट्रेनर के बिना कर दिया तो ये ज्यादातर कभी कभी शुरुआत होती है तो एक साइड से शुरुआत होती है, या तो राइट साइड से होगा या लेफ्ट साइड से होगा। और शार्प पेन होगा, मतलब जिस तरह से आरी से काट रहे हैं उस तरह से बहुत ज्यादा जोर से पेन होगा, ऊपर से नीचे, नीचे तक पूरा पेन होगा। और हिप में हो सकता है, या नमनेस होता है, वो दूसरे साइड में भी नमनेस होता है, बाधिर्यता आती है। जैसे कंचन मैडम ने कहा कि पैर में चप्पल पहने, शूज पहने, सैंडल पहने, कब निकल गया पता ही नहीं चलता है, सेंसेशन लॉस होने लगता है। उसी तरह से सेंसेशन जो रहता है वो काफ मसल्स में पीछे की तरफ रहते हैं, थाइज में रहते हैं, कभी कभी सोल जो रहता है अपना पैर के तलवे, वहां पे पेन बहुत ज्यादा होने लगता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि कैल्केनियंस पर है, वो वाला मतलब जो टांच दुखने जो बोलते हैं, जो लोग ठंडा पानी खड़े होके पानी पीते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो वहां पे साइटिक नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं वो देखना चाहिए, अगर एड़ियां दुख रही हैं तो। उसी तरह से जो अफेक्टेड लेग है वो कमजोर हो जाता है, इंसान लंगड़ के चलता है, दूसरे पैर पे जोर लगा के चलेगा। इसके लिए संप्राप्ति क्या बताया है आचार्य चरक जी ने, जो वात व्याधि चिकित्सा है चिकित्सा स्थान में, उसमें बहुत अच्छा श्लोक बताया कि स्विक पूर्वा कटि पृष्ठोरु जानु जंगा पदम क्रमात् ग्रदसि स्तंभ रुक्तोद गृहणाति स्पंदते मुहुः वातात वातात कफात तंद्रा गौरवा रोचकान विंतहा। मतलब ग्रदसी वात जब होता है तो रोगी एक पांव पर जोर देख के चलता है, क्योंकि एक पैर जो अफेक्टेड है वो कमजोर हो चुका है। और स्फिक एरिया में, उसी तरह से कटी में, पीठ में, लोअर बैक में, उरु में, जानू में, जंघा में, पैरों में, सब क्रम से वेदना होने लगती है। और उसमें स्तंभता आती है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा आता है, पैर को उठाने में तकलीफ होने लगती है, इजीली उठ नहीं पाता है। उसी तरह से रुक होता है, रुक और तोद, बहुत ज्यादा स्तंभ होगा, मतलब स्टिफनेस आएगा, रुक होगा, और सुई चुभोने की तरह वेदना होगी। और स्पंदते मुंह, मतलब कंपन जैसा भी आने लगेगा थोड़ा थोड़ा। और अगर कफ का अनुबंध है तो गुरुता रहेगी, और अरोचक भी रहेगा, सार्वधायिक लक्षण में अरोचक भी रहेगा। मतलब स्फिक प्रदेश से वेदना शुरू होके क्रम से कटी में, उरु में, जानू में और पैरों में यह पेन बहुत ज्यादा होने लगती है, और पैरों की उंगलियों तक वेदना जो है वो संचारित होती रहती है, उंगलियों तक वेदना होने लगती है। तो इसको चमक निकलना ऐसे भी व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं। और स्तंभ होता है, सुई चुभने की सी वेदना होती है, और स्टिफनेस होता है। और जो भी मूवमेंट होगा वो सशूल होगा, मतलब पेनफुल मूवमेंट्स ऐसे होगा, क्रिया अल्पता या क्रिया हानि होगी, मतलब इंसान भाग नहीं सकता, चल नहीं सकता, और अगर चलेगा तो दर्द होती है। वंक्षण संधि है वहां पर, हिप जॉइंट है वहां पर भी बहुत ज्यादा वेदना होने लगती है। और इंसान जो है ना वो एक पाव जो अफेक्टेड है उसको जमीन पर ठीक से रख के चल नहीं पाता है, और दूसरे पाव जो अच्छा है उस पर जोर दिला के चलता है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि यही संप्राप्ति बढ़ते रही तो वो दूसरे पैरों तक चली जाती है, यही संप्राप्ति रही तो एवियन में भी कभी कभी कन्वर्ट हो जाती है, अवेस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब साइटिका भी है और अवेस्कुलर नेक्रोसिस उसमें कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, गृध्रवत चलते यस्मिन, मतलब गीदड़ ऐसे ही चलता है, लंगड़ लंगड़ के चलता है, इसलिए इसका नाम गृधसी वात ऐसा बोलते हैं। और ये दो टाइप का होता है, एक वातजन्य और एक वात कफजन्य। वातजन्य जो होगा उसमें तोद होगा, शरीर अवयव के स्थान पे वक्रता आएगी, शरीर टेढ़ा होके चलेगा, थोड़ा लंगड़ के चलेगा। आप लोगों को याद होगा जो महाभारत का सीरियल आता था उसमें शकुनी मामा थे, वो कैसे चलते थे, लंगड़ लंगड़ के। तो वो सीन याद करिए, तो उनको भी गृधसी बात ही था शकुनी मामा को, इसीलिए वो वैसा चलते थे, लंगड़ लंगड़ के चलते थे। और वो क्या होता है ना कि जब चल इंसान को वेदना होती है तो उसको चलने में तकलीफ होती है। उसी तरह से स्तंभ और स्फुरण ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और वात कफजन्य में तंद्रा, मतलब नींद बार बार आना, नींद जैसा, तंद्रा में नींद नहीं रहती है लेकिन वो वैसा रहता है। और मुख प्रसेक, मुंह में बहुत ज्यादा पानी आता है, गुरुता होती है, अरोचक होता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, लाला स्राव होता है, अग्निमांद्य जनित सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। इसको और डीप में मैं अभी बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा मॉडर्न भाग बताता हूँ। तो ये साइटिका का पेन जो होता है वह कब बढ़ता है, तो इंसान जब खड़ा होता है या बैठने लगता है, या अगर अगर कहीं गए और वहां पे इंडियन टॉयलेट है, बैठने का कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा ये कंडीशन वर्सन हो जाएगी। या फिर
ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं, अभी देखिए शशि मैडम अभी जा रही है, रुड़की जा रही है, तो शशि मैडम तो यंग है, उछल कूद करती है और योगा करती है, तो बहुत फिट है, उनको नहीं होगा। लेकिन जो अचानक जर्नी करने लगते हैं और वो जाएंगे तो उनको फिर प्रॉब्लम होने लगती है। या रात के समय में क्योंकि कफ का काल होता है रात का, उस टाइम पे पेन ज्यादा होती है। बारिश जब होता है तब ज्यादा होती है, या ठंडियां आती है तब ज्यादा होता है, या बादल छा जाते हैं तब होता है, या छींकते हैं, अगर कोई छींकेगा तो पेन बढ़ जाता है, या खांसेगा तब बढ़ जाता है, या हंसेगा तब वेदना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर झुकेंगे तो वेदना बढ़ती है, या आधा किलोमीटर से ज्यादा चलने लगेंगे तो वेदना बढ़ जाती है। अगर ये बढ़ रही है, चलने से बढ़ रही है, तो यहाँ पे स्पाइनल स्टेनोसिस का पैथोलॉजी है, इसको हमें समझना चाहिए। तो इसको एग्जामिनेशन करने का टेक्निक बताया है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स लोगों ने, जो महान डॉक्टर हैं देश के, पूरी दुनिया के जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं। हमें उनका डायग्नोसिस और उनका एनाटॉमी ये सब समझना चाहिए। चिकित्सा हम आयुर्वेद का देंगे, लेकिन उन लोग, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी था, तक्षशिला विक्रमशिला, उसको उड़ा दिया गया, जला दिया गया। तो हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ नहीं है एनाटॉमी के। हमें आज के जो इंग्लिश में जो बुक्स लिखे हैं उनका सहारा लेना पड़ता है अपने समझने के लिए, है ना। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम साइटिक नर्व बोल रहे हैं, गृदसी नाड़ी को हम मतलब इसको हम लोग साइटिक नर्व पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश का वो है, और हम आयुर्वेद के हिसाब से संप्राप्ति समझते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। एनाटॉमिकली क्या डिफेक्ट है वो देखना चाहिए, तो उसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो पेशेंट को सुपाइन लिटा देना है, एक पैर को ऊपर उठाना है, जितना पैर ऊपर उठा सकता है। तो अगर हर्निएटेड डिस्क होगा तो उसको L5 S1 S2 के पास में पेन बहुत ज्यादा होगा। ये हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखना चाहिए। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट, ये करते हैं। और पेशेंट को बोलते हैं वजन उठा के देखो, या फिर पेशेंट को एक साइड पे लिटा के लेफ्ट या राइट और प्रेस करके देखते हैं कि कहाँ से वेदना शुरू हो रही है। तो वेदना कमर से ऐसे प्रेस करते जाते हैं तो फिर ऊपर आते हैं, तो बटक एरिया में एक पॉइंट ऐसे नर्व पता चलता है कि दर्द हो रहा है। फिर जाके पीछे देखते हैं तो जो नी ज्वाइंट होता है उसके पीछे दुखने लगता है, फिर नीचे नीचे काफ मसल से नीचे नीचे एड़ियों तक दुखने लगता है, हील तक दिखने लगता है, फिर फिंगर्स तक दुखने लगता है। तो हमें पता चलता है कि हमको ऐसे जब मदग्नि सर सिखाते थे उस टाइम कि अग्नि कर्म कहाँ कहाँ करना है, तो ऐसे सर ऐसे प्रेस करते जाते थे और जहां ज्यादा वेदना है वहां पे पॉइंट करते थे, यहाँ पे वेदना ज्यादा है, यहाँ पे वेदना है, और फिर स्वर्ण शलाका को गर्म करके अग्निकर्म करते थे, सर ने हमें सिखाया। तो वो जो एग्जामिनेशन है उससे हमें पता चलता है कि साइटिक नर्व यहाँ से वेदना युक्त है, तो पेशेंट को इतना इसलिए तकलीफ हो रही है। इसी तरह से अगर कभी कभी 70 डिग्री में पैर ऐसे मोड़ रहे हैं तो 70 डिग्री में पेन हो रहा है, या 30 डिग्री में पेन हो रहा है, मतलब फ्लेक्शन करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, रोटेशन करते हैं, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, अबडक्शन, अडक्शन, ऐसे मूवमेंट कर करके हमें चेक करना पड़ता है कि नर्व का कहाँ कहाँ इफेक्ट हुआ है। उसी तरह से फिर रिफ्लेक्स भी देखते हैं कि रिफ्लेक्सेस जो है पैर के वो वीक है क्या, एंकल जर्क जो होता है वो रिफ्लेक्स वो देखते हैं वीक है क्या या एब्सेंट है क्या, उससे हमें फाइनल डायग्नोसिस होता है। उसके बाद में MRI को भेजना चाहिए, CT स्कैन को, पेट स्कैन को, एक्सरे को भेजना चाहिए, जैसे पेशेंट का कंडीशन है उस तरह से देखना चाहिए। तो अगर अगर वो नी बेंट कर रहा है और थाइस को ऊपर उठा रहा है ना, ऐसे मोड़ के पैर को मोड़ के अगर कर रहा है, तो उसमें अगर पेन हो रहा है तो रेडिकुलोपैथी है L1 और L2 में। ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाके हमें और अच्छे से समझेगा। अगर नी को खोल रहा है और ऊपर का जो ये पैर है मोड़ा हुआ है और नी को खोल रहा है, तो L3 L4 में रेटिकुलोपैथी है। अगर वो हील्स पे चलने को बोलते हैं, एड़ी पे केवल चलना है, ऊपर के पंजे उठा के एड़ी पे चल के देखो और वेदना हो रही है, तो L4 L5 में रेडिकुलोपैथी है। अगर टोज पे चल रहा है, मतलब आगे की उंगलियों पे चलने को बोलना है, और पेन हो रहा है तो L5 और S1 में हो रहा है। और अगर यूरिन कंट्रोल करके रख रहा है और वेदना हो रही है बहुत ज्यादा कमर में, तो S1 S2 और S3 में सैक्रल वर्टिब्रा जो है 1 2 3 इसमें ये कॉम्प्रेशन है। इस तरह से हमें डायग्नोसिस होता है। इसको मैं और आप लोगों को डायग्रामेटिकली कभी के लेक्चर में मैं दिखाऊंगा कि हमें डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए, वो डायग्राम बना के मैं दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। इसी तरह से नमनेस या पैरेस्थीसिया जो है, पैरास्थीसिया
मतलब वहां पे बाध्य रहता है, उससे हम कैसे पहचाने कि कहाँ कहाँ है। तो अगर इंग्वाइनल रीजन जो है आगे का वंक्शन एरिया, इंग्वाइनल रीजन है, या टेस्टिकल, या फिर लेडीज में लेबिया मेजोरिस, वहां पे अगर है तो L1 वहां अफेक्टेड है, या अपर फ्रंट या थाइज, मतलब ऊपर का जो एरिया है या थाइज में अगर है नमनेस है, तो L1 L2 में वहां पे कुछ ना कुछ कॉम्प्रेशन है और सैटिका का प्रॉब्लम है। अगर थाई के नीचे और घुटने तक, नी ज्वाइंट तक है, तो L3। इसी तरह से काफ मसल के अंदर है और फुट के ऊपर बाधिर रहता है, मतलब नमनेस है, तो L4 L5 में है। इसी तरह से पैरों, फुट के बाहर और काफ के बाहर, बाहरी साइड में है, तो S1 अफेक्टेड है। ये मैं फोटो से दिखाऊंगा ना तो आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। अगर थाइस के मिडल में है तो S2। अगर टेस्टिकल्स, पेनिस या लेडीज में लेबिया मेजोरा या एनस में है लेडीज के, तो S3 में अफेक्टेड है। या जो ग्लैंड पेनिस में है बाध्यता, या फिर क्लाइटोरिस जो रहता है लड़कियों में, वहां पे अगर बाध्य रहता है तो S4 में, सैक्रल वर्टिब्रा के पास, वहां पे वो नर्व कॉम्प्रेस हो रही है S4, वहां बाध्य रहता अगर आई है तो ये मैं फोटो दिखा के आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तो आप लोगों को समझ आएगा कि ये डायग्नोसिस भी परफेक्ट होना चाहिए। फिर चिकित्सा तो हम करेंगे, फिर इसमें हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, एक्सरे कराते हैं लंबर स्पाइन का, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल व्यू हम लोग देखते हैं, MRI करते हैं, तो हमें पता चल जाता है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करना है मैं बताऊंगा बताऊंगा, लेकिन आप लोग कुछ बोलिए पहले। कंचन मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बता सकती हैं। व्यवच्छेदक निदान करना भी बहुत जरूरी होता है। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें ना जैसे आपने बोला कि एक ही साइड के पैर में, जैसे कि लेफ्ट है या राइट है, तो मैंने ऐसा भी पेशेंट देखा है कि बायलेटरल भी था उसे। और एक पेशेंट ऐसे आया था कि वो उसको दोनों साइड में पेन हो रहा था, और पर एक साइड का ही पैर वो लंगड़ा के हुए चलते हुए आया था। इसे हम गृध्रसी इसलिए कहते हैं क्योंकि गिद्ध की तरह पेशेंट चलते हुए हमें दिखता है, इसलिए हमारे शास्त्रों ने उसे गृध्रसी नाम दिया है। तो वो वाम गृध्रसी हो सकता है, वो दक्षिण गृध्रसी हो सकता है, मतलब राइट या लेफ्ट कोई भी टाइप का हो सकता है, या फिर बायलेटरल भी हो सकता है। तो मैंने जो बायलेटरल वाला पेशेंट देखा था ना सर, तो मैंने जब वो आने के बाद बैठने के लिए चेयर पे इतना उसको पेन हो रहा था, तो मुझे ऐसे थोड़ा सा, मतलब पहले तो एक तो डाउट हुआ एवियन होगा उसको, फिर लगा साइटिका होगा। तो यहाँ पे फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं इसको एक बार रूल आउट कर लूँ। पहले तो कुछ दिन के लिए मैंने पेन के लिए उसको 2-3 दिन के लिए पेन के लिए मेडिसिन तो दे दिया, थोड़ा सा स्नेहन स्वेदन करने के लिए बोल दिया, अनुलोमन दे दिया, लंघन पाचन दीपन लंघन पाचन भी करा दिया। फिर वो जो जैसे 2-3 दिन के बाद MRI लेके आया उसका, तो उसमें बायलेटरल उसको एवियन भी आ रहा था, और L4 L5 उसकी में नर्व कॉम्प्रेशन भी था। मतलब उसको दोनों चीजें थी। और यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर। उसको मैंने जो मेडिसिन दी थी, बस्ती वगैरह चिकित्सा दी थी ना, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया सर। और ऐसे पेशेंट मिलते हैं हमें बहुत, मतलब बायलेटरल वाले। हम वहाँ पे, आपने एकदम सही कहा कि इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हमें करते आना चाहिए। कि जैसे कि मैंने अगर उसको सिंपल ऐसे ही ट्रीट किया होता था कि नहीं, ये बस अभी एक छोटी सी नर्व कॉम्प्रेशन है, या फिर वर्टेब्रास में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं शायद एवियन का मैं सोचती भी नहीं थी। क्योंकि कभी वो पेशेंट का पेन इतना सिमिलर होता है ना बहुत बार, कि वो एवियन का पेन बता रहा है या फिर कभी कभी साइटिका पेन बता रहा है, समझता ही नहीं, क्योंकि वो ना रेडिएटिंग पेन रहता है ऊपर से लेके नीचे तक। और आपने एकदम सही, मतलब जैसे उन्होंने काफ मसल में पेन हो रहा है, या थाई रीजन में पेन हो रहा है, या ग्रोइन रीजन में पेन हो रहा है। कभी कभी तो फिंगर्स, हमारे जो टोज होते हैं ना, तो कभी कभी थंब में नमनेस बताता है। कभी कभी जो साइड वाले जो लिटिल फिंगर्स होते हैं, हम लिटिल टोज होते हैं, तो उसमें पेन बताता है या फिर नमनेस बताता है। तो इससे हमें डायग्नोसिस पक्का करते आना चाहिए एटलीस्ट, मतलब MRI के पहले, कि ये कहाँ का कॉम्प्रेशन हो सकता है, L1 L2 का है या L3 L4 का है। हमें थोड़ा बहुत तो अंदाजा जरूर आ जाता है। जी सर। हाँ, अभी क्या है ना कि MRI में तो हमें एनाटॉमिकली पता चलेगा कि यहाँ पे ये गैप है, स्पॉन्डिलाइटिस है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन है, वो पता चलेगा। लेकिन हमें अपना डायग्नोसिस भी करते हुए आना चाहिए। थोड़ा मॉडर्न डायग्नोसिस बताता हूँ, डिफरेंशियल डायग्नोसिस मॉडर्न का बताता हूँ, और कुछ आयुर्वेद का बताता हूँ जो आप लोगों को काम आएगा। केवल सुनने से जब पेशेंट आएंगे ना,
तो आप लोग का दिमाग चलेगा कि इस तरह से सोचना चाहिए। मैं सोचने का एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, मेरे आदरणीय गुरुजी जो हैं वैद्य समीर जमदग्नि सर, उन्होंने मुझे सिखाया है। तो कुछ मेरा अनुभव भी है और ज्यादातर तो मेरे सर का अनुभव है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ और सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि जो नॉन मेडिको है वो भी समझ सकते हैं, इतना सिंपल करके मैं बता रहा हूँ। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करना है कि साइटिका का पेन है कि अर्थराइटिस का पेन है। अर्थराइटिस भी हो सकता है, हिप एंड जो जॉइंट है, हिप जॉइंट, वहां पे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वहां पे अर्थराइटिस भी हो सकता है। हिप हिप मूवमेंट जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट अगर हो गया तो अर्थराइटिस है वहां पे। या पैसिव मूवमेंट के बाद पेन बढ़ जा रहा है तो वो अर्थराइटिस है, वहां पे हड्डी घिस गई है। वहां पे जो जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना अपने साइड में, तो वो हड्डी घिस गई है, एक दूसरे पे घिस रही है। एवियन नहीं है लेकिन अर्थराइटिस है वहां, इन्फ्लेमेशन है वहां पे, ये देखना चाहिए। एवियन जो रहता है वहां तो बहुत ज्यादा वो अवेस्कुलर नेक्रोसिस से सूख जाता है वहां पे, ड्राइनेस बहुत ज्यादा आता है, वो तो हमें एक्सरे एमआरआई उससे पता चलता है, सीटी स्कैन से पता चलता है। कभी कभी क्लॉडिकेशन होता है, क्लॉडिकेशन, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन, मतलब वहां की रक्त वाहिनी जो है ना वो चोकअप हो रही है, वहां के जो इंटरनल आर्टरी जो है वो अफेक्टेड होती है, और जो वहां के मसल्स हैं उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है वहां तक वो ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है और चलने में तकलीफ हो रही है। सिंपल रहता है क्लॉडिकेशन अगर होगा तो। एक होता है सैक्रोइलियक अर्थराइटिस या सैक्रोइलियाइटिस, उसमें सैक्रल बोन और इलियक बोन जो है उसमें अर्थराइटिस होता है। तो उसके वजह से फर्स्ट और सेकंड सैक्रल सेगमेंट्स हैं वहां पे इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इसमें लंबर साइन नहीं रहेगा, लंबर एरिया का जो वर्टिब्रस है उसका नहीं रहेगा, सैक्रल एरिया और इलियक जो एरिया है वहां पे इंफ्लेमेशन रहेगा। और कभी कभी स्पॉन्डिलिथियासिस रहता है, उसमें बैकेक रहता है बहुत ज्यादा खड़े होने के बाद, या बहुत ज्यादा खड़े होने के बाद ही दर्द होगा ऐसे नहीं होगा, या बहुत जगह बहुत बार बैठने के बाद ही दर्द होगा ऐसे नहीं होगा, जो स्पॉन्डिलिथियासिस अगर होगा तो। या बायलैटरल साइटिका होगा तब का पेन अलग होगा, हर तरह का पेन अलग होता है। अब हम आयुर्वेद के भाग में आते हैं, आयुर्वेद में व्यवच्छेद निदान कैसे करते हैं। तो एक उरुस्तंभ व्याधि होती है और एक साइटिका का प्रॉब्लम होता है। ग्रदसीवात जो रहता है उसमें जो शक्ति एरिया जो है, थाई एरिया जो है, उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, पैर न चल नहीं पा रहा है। उरुस्तंभ में भी यही हो रहा है, लेकिन उरुस्तंभ में हैवीनेस लगता है, उरुस्तंभ वहां पे कफ का आवरण है, बहुत ज्यादा कफ ज्यादा जमा हुआ है, हैवीनेस आता है और चलने में, उरुस्तंभ में पैर उठाने में भी तकलीफ होती है। साइटिका में इंसान चल तो रहा है, उसको उठाने में तकलीफ हो रही है, पैर कमजोर है, ठीक है, उरुस स्तंभ में तो पैर ही नहीं उठा पाता है। उरुस स्तंभ में और क्या रहता है कि ज्वर भी आएगा, बुखार भी आएगा, उल्टी भी आएगा, मतलब सर्दी भी होगा, अरुचि भी होगा, अग्निमांद्यता भी रहेगी, कफ के सारे सिम्टम, मतलब मधुर अवस्था पर बिगड़ा हुआ है और उसको पैर में तकलीफ हो रही है, तो ये उरुस स्तंभ है। और उसमें कफ की चिकित्सा करना है, पंचकर्म अवॉइड किया गया है, और उसमें केवल तैरना, स्विमिंग ही अलाउड है, बाकी स्नेहन स्वेदन बस्ती कुछ भी नहीं कर सकते हम। ऊपर से अग्निकर्म वगैरह कर सकते हैं लेकिन वो फायदा नहीं करता है, वहां पे कफ शामक ही चिकित्सा करना है। और ग्रदसी बात में जब हम चिकित्सा करते हैं, उपशय अनुपशय से पता चलता है कि जब हम बस्ती दे रहे हैं, जैसे कि दीपन पाचन करके हम लोग महाविषगर्भ तेल का मात्रा बस्ती दे रहे हैं, या फिर हम लोग वहां पे रुक्ष स्वेद करके कटी बस्ती दे रहे हैं, तो पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है, मतलब वहां पे ग्रदसी बात है। उसी तरह से एक खल्ली नाम का व्याधि होता है जो कमर में ही होता है, उसमें पेन जो रहता है वो ग्रदसी बात से भी 10 गुना ज्यादा रहता है, और वो प्रॉक्सिमल एरिया में ज्यादा रहता है, मतलब बाहर बाहर की तरफ वो ज्यादा रहता है। एक होता है खंज और पंगु। खंज और पंगु जो रहता है ना वो उसमें पैरालिसिस भी हो सकता है, वो पूरे मसल जो है ना वो वीक हुए रहते हैं, और वो जन्मजात भी हो सकता है, और जन्मजात होने के बाद साइटिका एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी आ सकता है, परतंत्र व्याधि के रूप में भी आ सकता है। मैं ये सब आपको फोटोग्राफ दिखा के बताऊंगा ना, तो जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। इसी तरह से ये सारी चीजें हमारे सर ने बताया कि इस तरह से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है। इसी तरह से ग्रदसी बात जो रहता है उसमें रेडिएटिंग पेन रहता है, मतलब एक सिरे से कमर से शुरू होकर नीचे तक जा रहा है, ऐसा उरुस स्तंभ में नहीं रहेगा, उरुस स्तंभ में पूरा स्तंभित रहता है, वो पूरा एकदम हार्ड रहेगा, पूरा हैवीनेस रहेगा। लेकिन ग्रदसी बात में चमक आती है, ऊपर से आती है चमक, जैसे बिजली का करंट लगता है, ऊपर से आती है नीचे तक वो जाती है,
तो ये रेडिएटिंग पेन रहता है। और ये नीचे की तरफ जाती है, पैरों की तरफ ये जाती है। और उरुस स्तंभ जो रहता है उसमें ये चमक आने वाला, जो करंट लगने वाला जो वेदना है, करंट जैसे ऊपर से नीचे आता है, वैसा उरुस स्तंभ में नहीं होगा, खल्ली में नहीं होगा, पंगु में नहीं होगा। खल्ली और पंगु जो है वो तो मैंने शकुनी का बात कहा ना, शकुनी को साइटिका नहीं था, वो वैसा चलता था, लेकिन उसको खंज, खल्ली और पंगु था, वो परमानेंट उसको डिसऑर्डर था, जो शकुनी जो चलता था। या मंथरा को भी आप लोगों ने देखा होगा, मंथरा से लंगड़ के चलती थी। तो ये जन्मजात उन लोगों को था। तो उसको बोलेंगे खल्ली या खंजता या पंगुता, ऐसे बोलेंगे। साइटिका का पेन जो रहता है, इंसान पहले ठीक था लेकिन उसको इंजुरी हो गया, नर्व कॉम्प्रेशन हो गया, तब ये होने लगा। अब हम चिकित्सा पे आते हैं। चिकित्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज ही करूं कि कल बताऊं? आप लोग थोड़ा पहले कुछ बता दीजिए। चिकित्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, कंचन मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपने क्या चिकित्सा दी, आप बताइए। मैं चिकित्सा कल बताऊंगा, अपना चिकित्सा। जी सर। इसमें मैंने जैसे कि एकांगवीर रस यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। महावात विध्वंस है, रसराज, बृहदवात चिंतामणि, गुदंती भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म बहुत अच्छा काम करता है। और यहाँ पे दशांग को चंद्र प्रभावटी पीडांतक वटी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। दशमूल क्वाथ है, दशमूलारिष्ट है, पीडांतक क्वाथ है, ये बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे मैंने बहुत बार पेशेंट का मतलब अगर उसे आम वात जन्य लग रहा है तो मैंने उसको सिंहनाथ गुग्गुल भी दिया है बहुत बार। मुझे वात रक्त वाले जैसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो मैंने केशर गुग्गुल भी दिया है बहुत बार। मतलब मैंने जैसे पेशेंट है उस टाइप से। अभी वो न्यूरोफाइब्रोमा की जो बच्ची थी तो उसमें मैंने वहां पे कांचनार भी ऐड किया था, वृद्धिवादी कावटी भी ऐड किया था। तो उसमें बहुत सारे अच्छे मतलब मुझे रिजल्ट अच्छा दिख रहा था उसका भी बच्चे में। और मैंने इस यहाँ पे मोस्टली दीपन, पाचन, अनुलोमन, अनुलोमन तो करना ही करना है। मैं तो एवरीडे मतलब पेशेंट को एकदम से आप विरेचन के ऊपर नहीं डाल सकते हो क्योंकि पहले ही उसको चलते नहीं आता है। वॉशरूम तक जाना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, नीचे बैठना उसको डिफिकल्ट हो जाता है। तो मोस्टली मैंने ऐसे ही जैसे दिव्य चूर्ण है, उदरकल्प चूर्ण है या फिर त्रिफला है, तो इस टाइप से ही एकदम हल्का जिससे विरेचन हो या मतलब अनुलोमन हो, ऐसे ही मेडिसिन मैंने यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे बहुत अच्छा स्नेहन स्वेदन का यूज बहुत अच्छा मतलब हम अगर स्नेहन स्वेदन अच्छे से करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब मात्रा बस्ती का यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हम यहाँ कटी बस्ती हम जब कराते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पर मेरे पास ऐसे ही पेशेंट आते थे कि उनको ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उसकी भी ट्रिक्स निकाल के रखी थी। जैसे उसको मैंने बोल दिया कि एक तौलिया लेके उसको गर्म पानी से उसको सिकाई करे, पहले थोड़ा सा हल्का मालिश करे। जैसे महानारायण तेल है, दशमूल तेल है, पीडांतक तेल है। तो जो भी ऑयल उसके जैसे प्रसारणी तेल है, अगर मुझे वातरक्त वाला लग रहा है तो मैंने ऐसे अलग अलग टाइप के तेल भी यहाँ पे यूज किए हैं। तो वहाँ पे हल्के से खुद के हाथ से बहुत बार पेशेंट नहीं कर पाता है क्योंकि इतनी पेन में रहता है। अगर कोई घर में है तो वो पेशेंट का अगर मसाज भी कर दे और थोड़ा सा तौलिए के साथ गर्म पानी से सेक भी दे, या फिर ताप स्वेट टाइप मतलब कि जैसे हम कपड़ा गर्म करके उसको सेक रहे हैं, तो उस टाइप से भी वो कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा जैसे पहले मैं तो मोस्टली पेशेंट बहुत पेन में रहता है तो मैं यहाँ पे कभी भी कोई भी आसन नहीं बोलती हूँ क्योंकि कोई भी अंदर संप्रप्ति हो सकती है। जैसे कि कॉम्प्रेशन हो रहा है ज्यादा तो हम कोई भी आड़ा तिड़ा आसन कर ले पेशेंट तो उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम डेवलप होने की चांसेस रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट में मैंने मोस्टली 1 महीना तो उसको समझो बेड रेस्ट पे रखा है। बहुत बार पेशेंट नहीं बोलता है कि मैं नहीं, मेरा जॉब है ये हो, तो एटलीस्ट 15 दिन या फिर 10 दिन या 7 दिन तो बिल्कुल एकदम आराम से लेट जाओ। खाना पीना करना है तभी उठो, तो ऐसे बोला जाता है। खाने पीने में भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगा देती हूँ, जैसे खट्टा चीज नहीं खाना है, चना राजमा वटाना, मतलब जो भी वायु बनने वाली चीजें हैं बिल्कुल बंद करा देती हूँ। एकदम लघु आहार पे डाल देती हूँ उसे खाने पे, क्योंकि लेट के ही रहना है तो फिर वजन भी नहीं बढ़ना चाहिए, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। और पेशेंट मोटा है तो उसमें हमें थोड़ा सा, बहुत बार पेशेंट मोटे होने की वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम दिखती है डिजेनरेटिव टाइम, तो हमें वहाँ पे वेट रिडक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ
मेडिसिन देना होता है, तो उस समय मेदोहर गुगुल है, आरोग्यवर्धिनी है, त्रिफला गुगुल है, ऐसे भी मैंने बहुत बार दिया है। और पेशेंट काफी अच्छे से, मतलब हम इसको ठीक कर सकते हैं। पहले शुरू में होता है उसको कि नहीं, मुझे खड़े ही नहीं होने हो रहा है, मुझे बहुत ही टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, तो कुछ दिन के लिए मैं लंबा सपोर्ट भी यूज करने के लिए बोल देती हूँ। फिर जैसे जैसे उसका पेन कम हो जाता है तो उसको मैं नेक्स्ट सेकेंड मंथ से या थर्ड मंथ से उसका लंबर बेल्ट सपोर्ट जो यूज कर रहा था वो भी बंद करा देती हूँ। पर यहाँ पे थोड़े मैं रिस्ट्रिक्शन डालती हूँ, क्योंकि अगर नर्व कॉम्प्रेशन है तो पेशेंट को इंडियन टॉयलेट के लिए थोड़ा अवॉइड कर देती हूँ पहले महीने के लिए, क्योंकि वो नर्व कॉम्प्रेशन और ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे उसका पेन कम होता है तो वो सब अपने नॉर्मल चीजें करने लगता है। थोड़ा जो फॉरवर्ड बेंडिंग है वो अवॉइड करा देती हूँ, वेट लिफ्टिंग अवॉइड करा देती हूँ। फिर 1-1.5 महीने के बाद उसे जैसे सेतु बंद है, ताड़ासन है, ये बहुत ही, मतलब बहुत ही कारगर आसन है दोनों। इतना अच्छे से फायदा मिलता है, बहुत सिंपल है, हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं करने में। पेशेंट को एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे करना है, वो आराम से कर भी लेता है। मतलब अगर छोटा बच्चा भी हो या फिर मिडिल एज पेशेंट भी हो या फिर बूढ़ा पर्सन भी हो तो आसानी से ये 2 आसन आराम से कर लेता है। फिर धीरे धीरे उसको, जैसे उसका मेरे पे विश्वास या फिर जैसे जैसे उसका पेन कम होने लगता है तो वो हर बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। तो फिर उसमें थोड़े से मैं उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम, वो भी ऐड करा देती हूँ। क्योंकि कपालभाति पहले ही मैं मंथ में बोलूँ तो फिर वो पेशेंट सीवियर कंप्लेंट करता है, क्योंकि वहां पे स्ट्रोक लगते हैं पेट में, तो वो बिल्कुल वो करने के लिए नहीं बोल देता है सीधे कि मैं नहीं करूंगा मेरे से, और पेन हो रहा है। फिर उसको जैसे नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है 1-1.5 महीने में, तो उसको जैसे कपालभाति भी कराते हैं, तो बिल्कुल चेयर पे बिठा के पीठ को पीछे टिका के और फिर कपालभाति करने के लिए बोलती हूँ। और बटरफ्लाई प्राणायाम वगैरह, बटरफ्लाई आसन जो है वो भी कराती हूँ। बहुत अच्छे ब्यूटीफुल रिजल्ट आते हैं। मतलब मैं ऐसे बोलूंगी कि मेरा एक भी पेशेंट आज तक की सर्जरी के लिए नहीं गया है। मतलब भगवान की कृपा है, आपकी कृपा है, शायद वो वैसे ही मेरे से ही अच्छा होके चला जाता है। बहुत बार तो मैंने 3 महीने में पेशेंट ठीक किया है, बहुत बार मुझे 6 महीने भी लगे हैं। और फिर पेशेंट बहुत अच्छे से, मतलब उनको बोला भी जाता है कि इन फ्यूचर अगर कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या ओवर एक्सर्शन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत पेन हो सकता है आपको, तो आप उसे बस सिकाई करो, थोड़ा सा आसन आप रेगुलर इसमें रखो। मतलब वहां पे बस हमारी लंबर वर्टेब्रास में स्टिफनेस ना आए, तो उसको हमें देखना है। स्टिफनेस आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत बार पेशेंट ठीक होने के बाद ये सब भूल जाता है कि नहीं अब मुझे क्यों करना। तो वहां पे थोड़े से फिर से रिकरेंसी के चांसेस रहते हैं। पर जो जो पेशेंट बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं उन्हें कोई रिकरेंसी मैंने आज तक तो नहीं देखी है। जी सर। हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया मैम। अभी मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अभी ये हम लोग डायग्नोसिस करते हैं ना, तो आयुर्वेदिक चिकित्सक कहाँ गलती कर देते हैं। हम लोग हेतु पे काम नहीं करेंगे, लेकिन हेतु बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बोलेंगे वातवर्धक आहार विहार। आयुर्वेद के पेपर जब लिखते हैं ना, बीएमएस के पेपर, तो सब लोग लिखते हैं वातवर्धक आहार विहार से ग्रदसी बात हो गया। जबकि ऐसा नहीं है, हमें एक एक चीज पे ध्यान देना है। क्या है हेतु निकालने में, तो मैं थोड़ा उसको इलेबोरेट करता हूँ हेतु को। और यह 2 टाइप का हो सकता है, एक धातु क्षयजन्य हो सकता है, या फिर एक जिसको हम लोग बोलते हैं निरुपस्तंभित वात व्याधि, उसके अंदर आ सकता है। या एक होता है आम वात जन्य, जो आम उत्पत्ति होने के बाद और कफ का प्रकोप होने के वजह से उपस्तंभित स्त्रोतोरोधजन्य जो वात व्याधि है। ये 2 कैटेगराइज हमें करना चाहिए। अब जो वात व्याधि जो है, कॉमन क्या हेतु रहते हैं वो देखते हैं। तो अगर इंसान बहुत ज्यादा रुक्ष चीजें खा रहा है, रोटी सब्जी खा रहा है उसमें घी तेल नहीं है, और ड्राई चीजें ज्यादा खा रहा है, उसी तरह से ठंडी चीजें खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है। अभी अभी के सीजन में लोग आइसक्रीम खाते हैं, और बर्फ में बहुत ज्यादा रहते हैं, ठंडियों में रहते हैं, अभी हिल स्टेशन पे जाते हैं और वहां पे आइसक्रीम खाते हैं, तो ये बात और ज्यादा प्रकोपित होता है। और अल्प मात्रा में खाना खाना, प्रमिताशन करना, या लघु आहार खाना, ज्यादा नहीं खाना, बहुत कम खाना, या तिक्त रसात्मक द्रव्यों का ज्यादा सेवन करना, कटु रस, बहुत ज्यादा मिर्ची मसाला। मैंने कुछ कुछ ऐसे पेशेंट देखे ना कि उनको ग्रदसीवात था, और उनका हेतु क्या मिला, तो वो ना इतना इतना मिर्चा, जो लाल मिर्च आता है ना, मतलब ये जो हरी मिर्ची जो रेड कलर की होती है, वो खाते थे। उनको तीखा के बिना चलता ही नहीं है। या फिर वो जो बाजरी का जो रोटला होता है ना, भाकरी, उसके साथ में लहसुन और मिर्ची का ठेचा जो खाते हैं,
वो ज्यादा मात्रा में इतना इतना खाते हैं, इतना इतना। तो ये कटु रस का अति योग जब होता है, या कषाय रस का बहुत ज्यादा सेवन हो रहा है। अभी कषाय रस लोग ज्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन जो लोग सुपारी खाते हैं वो कसैला रहता है, या मेडिसिन के रूप में भी कसैला चीज ज्यादा खा रहे हैं। जो कवट होता है, कपित्त, उसका सेवन ज्यादा करना, वो कषाय रसात्मक होता है। या अति मैथुन करना। आजकल क्या है ना कि मतलब ये मोबाइल का जमाना है, तो जो पॉर्न वीडियोस, एडल्ट वीडियोस ज्यादा देखने का जो एडिक्शन हो गया है, तो उसके वजह से, क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा है, तो अति मैथुन अगर होता है, धातु का क्षय ज्यादा होता है, तो वात का प्रकोप होता है। या अति जागरण करना, रात रात भर जागते रहना, है ना, कम सोना, यह भी वात का प्रकोप करता है। या विविध उपचारों का मिथ्या योग अगर हो गया, बहुत सारे लोग जो है ना अग्निकर्म भी करा रहे हैं, मर्म का भी करा रहे हैं, और या फिर कुछ अलग अलग थेरेपिस्ट रहते हैं, एक्यूपंक्चर करा रहे हैं, एक्यूप्रेशर करा रहे हैं, नेचुरोपैथी भी कर रहे हैं। मतलब दुनिया की हर चिकित्सा को अपने पे आजमा रहे हैं। हाजमा का जो रहता है वो थेरेपी करा रहे हैं, खून निकाल रहे हैं कि हमें ये भी करना है, वाटर थेरेपी कर रहे हैं, हाइड्रोथेरेपी कर रहे हैं। हाइड्रोथेरेपी में पानी का एनिमा दिया जाता है। ये सब नुकसान देता है। अति योग कभी भी, या मिथ्या योग नहीं होना चाहिए चिकित्सा का। या रक्त मोक्षण का अति योग होना, खून ज्यादा निकलवाना, या अग्निकर्म ज्यादा करना, या अधिक प्रमाण में व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग बहुत ज्यादा करना, अति संक्रमण करना, उसी तरह से अति मेहनत का काम करना, या धातु का क्षय होना। सारे धातुओं का क्षय बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। और वो क्षय अनुलोम क्षय से हो सकता है, खाना पीना न खाने की वजह से हो सकता है, या प्रतिलोम क्षय से हो सकता है, या वेग धारण की वजह से धातुओं में क्षय हो सकता है, या फिर असात में भोजन करने से हो सकता है, या विरुद्धासन करने की वजह, अध्यसन करने की वजह से, विषमासन करने की वजह से हो सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं कि धातुओं का क्षय हो रहा है। या स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस की वजह से खाना ही नहीं खा पा रहे हैं, या चिंता बहुत ज्यादा है, या व्याधि से ग्रसित है बहुत दिनों से, और उसकी वजह से कार्श्यता आ गई है, या फिर घर में ऐसे सिचुएशन हो गई है कि लड़ाई झगड़ा का माहौल है, और 2-2 साल 3-3 साल तक स्ट्रेस में रह रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर आम की उत्पत्ति ज्यादा हो रही है, स्त्रोतोरोध हो रहा है, या मर्माघात हो रहा है, उसकी वजह से उपवास ज्यादा होने की वजह से हो सकता है। या जो हाई स्पीड में गाड़ियां चलती हैं उसमें बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, जो जर्क भी लगता है तो एकदम जोर से झटका लगता है, बहुत हाई स्पीड में ट्रेवलिंग करना, या अधिक ऊंचाई से गिर जाना। जैसे कि सर्कस वाले लोग आते हैं ना, हर सिटी में आते हैं, और वो सर्कस में बांधा नहीं है, और इंसान ऊपर गया, वो जो गोल गोल घूमने वाला होता है सर्कस में, ऊपर बैठा, ऊपर से गिर गया, तो इसकी वजह से फिर इंजरी होती है। ये हो सकता है। या वर्षा ऋतु में वैसे आहार विहार का मतलब ऋतु परिचर्या जो है वो पालन नहीं किया, या फिर आहार जीर्ण होने के बाद ये ज्यादा बढ़ जाता है। या सुबह प्रातःकाल जो टाइम रहता है 2 से 6 बजे का, उस टाइम पे ये ज्यादा एग्रेवेट होता है। या संध्या काल में जो 2 से 6 का टाइम होता है उसमें बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हेतु हैं जिसके वजह से ये बात, या पूर्व दिशा की हवा का सेवन ज्यादा करना, उसकी वजह से भी वात का प्रकोप होता है। रुक्ष चीजें ज्यादा खाना, घी तेल नहीं खाना, वेग अवरोध करना। कुछ कुछ ऐसे पेशेंट मिलते हैं जो 24-24 घंटे तक, जब ट्रेन में सफर कर रहे हैं या टॉयलेट नहीं मिल रहा है, तो 24 घंटे तक यूरिन का और स्टूल का और गैस का वेग को रोक के रख रहे हैं, और इसमें बहादुरी समझते हैं कि हमने रोक के रखा है। और फिर मिल्क शेक खा रहे हैं, बनाना शेक खा रहे हैं, या मिक्स फ्रूट जो रहता है शेक, दूध में डाल के वो खा रहे हैं। ये सब आम की उत्पत्ति भी करता है, वात का भी प्रकोप करता है, और ये उपस्तंभित वात व्याधि की तरफ जाता है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। अभी तो हमने थोड़ा ही शुरू किया है, अभी हमें इसमें डीप में जाना है। कल मैं फोटोग्राफ दिखा के आपको दिखाऊंगा, तो और मजा आएगा। हाँ वीना मैडम, आप बोलिए प्लीज। मैं आज एक ही पॉइंट बोलती हूँ सर। जी चरकाचार्य कहते हैं पादाभ्यंग से न च स्यात् गृध्रसि वातम। सायटिका कभी नहीं होती जब हर रोज हम पादाभ्यंग करते हैं तो। बस आज इतना ही बोलती हूँ हाँ, सर। जो पहले के जमाने में क्या होता था कि पैरों में अभ्यंग करते थे, तेल का मालिश करते थे। जो लोग मालिश करते थे, एक तो स्पर्शनेंद्रिय भी वायु का स्थान है, वहां पे तेल जितना जाएगा तेल उतना एब्जॉर्ब होगा, और वायु की बीमारी नहीं होगी। पैरों में तेल मालिश करना पहले के जमाने में परंपरा थी, कि हर लोग करते ही थे वो तेल का मालिश, उससे फिर होता नहीं था ग्रह सी बात। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। वर्षा मैडम, हरीश बत्रा जी, अंजलि मैडम, किसी को कुछ बोलना है बोलिए प्लीज। एक दिन में ये खत्म नहीं होगा, ये बहुत
मतलब डीप में पढ़ने वाली चीज है। महेंद्र सर, आप कृपया कुछ बोलेंगे? सर हाँ सर। इसमें इसमें अलग अलग तरह से, जैसे पहले यदि अर्थराइटिस जो संधिवात होता है उसके कारण भी ये गर्दशी हो जाता है, कई बार आम बात के कारण भी हो जाता है, कई बार बात रक्त के कारण भी हो जाता है। इसको भी अपन को, क्योंकि उसके जो पहले लक्षण है, यदि बात रक्त के लक्षण मिले तो उससे भी ये हो जाता है। और यदि आम बात के तो पहले यदि घुटनों उसकी भी हिस्ट्री लेके अपन जब पेशेंट को देखते हैं कि उसकी आम बात की हिस्ट्री पहले रही है, तो उससे भी ये कमर में दर्द और इस तरह की फिर आगे साइटिका का पेन हो जाता है। साथ में यदि संधिवात है, संधिवात यदि पहले उसके रोग हुआ हिस्ट्री देखते हैं अपन, उससे मिलता है, क्योंकि निदान भी देखते हैं, वो सारे कुछ देखते हैं, तो उससे भी उसका कारण मिल जाता है। एक ये जो साथ में आपने बात वर्धक के आहार विहार बताया, उसके अलावा जो कफ वर्धक आहार विहार है उससे भी सर ये साइटिका की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कफज होती है उसमें अरुचि वगैरह और उस तरह के लक्षण मिलते हैं कफज में, और वजन वगैरह भारी होना और इस तरह की स्थिति भी मिलती है सर पेशेंट में। जी हाँ, मैं वातरक्त पे भी कल बताऊंगा वातरक्त को और हमें साइटिका का उनका क्या रिलेशन है। बहुत सही पॉइंट बताया आपने सर, इस पे भी हम बात करेंगे। बहुत सही बताया आपने। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। वर्षा कौशिक मैडम, आपने देखा है साइटिका के पेशेंट, कुछ बोलना चाहेंगी आप? कोई और बोलना चाहते हैं तो बोलिए। शशि मैडम तो ट्रेवल कर रही हैं। नहीं तो मैं अभी 8 बज गए, मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम कल इस टॉपिक पे बात करेंगे 7 बजे, और आज 9 बजे आप लोग पेशेंट लेके आइए, हम केस टेकिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू।